हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं। जो मेरा भाई सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आते हैं। तो सभी भाई, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है। तो भैया, भस्मों का स्वाद मतलब जो बेस होते हैं, बेस का टेस्ट कैसा होता है? खारा होता है, मीठा होता है, खट्टा या स्वादहीन? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है, भस्म जो क्षार होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं मेरे बच्चा? खारे होते हैं। या हम कह सकते हैं भाई, वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं जी? कड़वे होते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, खारे होते हैं। प्लस में कैसे होते हैं? चिपचिपे। कैसे होते हैं? चिपचिपे भी होते हैं आपके जो बेस होते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और जो भस्म होते हैं, क्षार जो होते हैं, वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। किसके साथ? जल के साथ मिल करके क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस रिलीज करने का काम करेंगे। तो ध्यान रखिए भाई। तो मेरा बच्चा, क्षार जो होते हैं, क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है, क्षार का जो पीएच मान होता है, कहाँ से होता है? 7 से ऊपर लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। ध्यान रखिए। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कहते हैं कि भाई डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने करी है? वॉटसन ने करी थी, क्रिक ने की है, दोनों ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो डीएनए जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके खोजकर्ता कौन हुए भाई? ध्यान रखना, इसके खोजकर्ता दोनों हैं, वॉटसन और क्रिक। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, डीएनए के खोजकर्ता जो हैं वो कौन है भाई? आपके वॉटसन और क्रिक कहे जाते हैं। इसकी संरचना की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, तो इसकी संरचना जो होती है वो मेरे दोस्तों होती है डबल हेलिक्स को बोलते हैं हम द्विकुंडलित। क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित। क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित बोला जाता है। द्विकुंडलित होता कैसे? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये इसको काट रहा था, द्विकुंडलित होता है। ध्यान रखिए। तो ये भाई किसने बोला था? वॉटसन और क्रिक डीएनए खोज करता है। आरएनए के जो खोज करता है वो वॉटसन और ऑर्थर अर्क कहे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है जी। तो चलिए, डीएनए खोज करता कौन है? वॉटसन और क्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कहते हैं कि मानव विकास प्रजाति से संबंधित है। मानव कौन सी प्रजाति से संबंधित होता है? होमो सेपियंस से है, होमो एम्फिबियन से है, इरेक्ट से है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सभी को पता है, होमो सेपियंस जो होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, ह्यूमन का। ह्यूमन से निकला है। ह्यूमन से क्या निकला है दोस्तों? होमो निकला है। तो होमो सेपियंस मनुष्य की प्रजाति को कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम होता है भाई। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर बनेगा भाई ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग, मतलब कोशिका का सबसे बड़ा अंग है ना, विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, या फिर गोल्जी का गोल्जी बॉडी बोलते हैं। तो विशेष तौर पर कोशिका का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग की मैं बात करूं भाई, वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब वो केंद्रक होता है। ध्यान रखिए। और केंद्रक के खोजकर्ता आपसे पूछ लगे, खोजकर्ता भाई रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, वो कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के केंद्रक के खोजकर्ता कहे जाते हैं। ध्यान रखना है। राइट आंसर बनेगा भाई इसका, केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। और कोशिका का सबसे छोटा अंग की मैं बात करूं तो वो राइबोसोम होता है कोशिका के अंदर। चलिए, यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर एक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाएंगे और लाते रहेंगे। इससे पहले भी आपकी कई सारी क्लासेस जा चुकी हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करेगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, या फिर गोल्जिका? तो ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं सेल, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं एक को। और इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये वॉल होती है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। तो बच्चा ध्यान रखना है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूँ तो इसमें से जो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, वैसे दोनों होती है, परंतु ध्यान रखना राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली जो होती है। क्योंकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप की कोशिका में पाई जाती है और जंतु की कोशिका में पाई जाती है, सेल जो मेम्ब्रेन होती है। परंतु सेल वॉल जो होती है ओनली ओनली किस में पाई जाती है? पादप की कोशिका में। किसकी? पादप की में। पादप की जो कोशिका होती है, जो उसके अंदर पाई जाती है आपका सेल वॉल। ये भाई आपके एनिमल में नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। बनी होती है सेल्यूलोज की। तो ध्यान रखिए, सेल्यूलोज एक सॉलिड पार्ट होता है एंड प्लांट के क्रम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आंखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है भाई? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? सभी को बताया है। आंखों के लिए होता है भाई विटामिन ए। आपने पता होगा विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है। कौन सा बच्चों? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जो रोग होता है वो आंख के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं?
नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है इसको। तो ध्यान रखिए ये बीमारी विटामिन ए की कमी से होगी, और विटामिन ए की कमी को पूरा करना है तो आपको खाना है गाजर। क्या खाना पड़ेगा? गाजर आपको खाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी गाजर की होती है, फिर होती है सेब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, इसका जवाब की बात करूं, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से शक्कर भी होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है एक फैदम जो होता है, एक फैदम जो होता है लगभग कितने के बराबर होता है? तो एक फैदम 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.65 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.85 किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है 1 फैदम। चलिए बहुत शानदार। गुड इवनिंग दोस्तों, चलते रहिए इसी प्रकार, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है भाई? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन क्या होता है? ऑस्ट्रियोलॉजी है, ऑप्टिक्स है, ऑर्निथोलॉजी है, या फिर सिस्मोलॉजी है? राइट आंसर जो बनेगा भाई, पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो होता है वो होता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी जो होता है हड्डियों से हम कह सकते हैं, हड्डियां जो होती है हड्डियों से संबंधित हो सकता है ये वाला। ऑप्टिक्स जो होता है मेरे बच्चा, ये आपका लेंस से संबंधित है, वैसे लेंस होता है, फिर आंख से संबंधित होता है क्योंकि ऑप्टिक नर्व होती है आपकी आंख में, वहाँ भी हम कह सकते हैं वैसे। और जो सिस्मोलॉजी होता है ये किसके साथ अध्ययन होता है मेरे बच्चों? ये आपका भूकंप का होता है। किसका होता है? भूकंप का। चलिए मेरे बच्चों राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। मैंने ऐसे लॉजिक लगा रखा, ऑस्ट्रिच जो होता है सबसे बड़ा पक्षी है, पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो बताइए भैया कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रयोग करके, दाब बढ़ा करके, ऊर्जा को अवशोषित और वितरित करके, या फिर अम्ल क्षार का प्रयोग करके। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में करेंगे तो भैया टेम्परेचर उसको दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा उसमें ऊर्जा को अवशोषित या फिर वितरित करके आप क्या कर सकते हैं? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए आपके पास पहले क्या था? बर्फ था, बर्फ को आपको पानी बनाना है तो टेम्परेचर को घटाओगे या बढ़ाओगे, ठीक है? तो यह क्या होगा भाई? लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड को आपको भाप बनाना, गैस बनाना, तो उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 देखिए, नीचे दिए गए पदार्थों में से एक पदार्थ के तापमान में यदि फेरबदल किया जाए तो तीनों अवस्थाओं में से सरलता से विद्यमान रह सकता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं भाई? आपने सुना होगा शायद, एक होता है त्रियक बिंदु। क्या होता है? शायद आपको याद आ रहा हो, होता है त्रियक बिंदु। क्या होता है? त्रियक बिंदु होता है। त्रियक बिंदु कहता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड में भी कोई कोई अवस्था होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में। तीनों अवस्था में पाए जाने वाला कोई पदार्थ बता दो तो मेरे बच्चों वो होता है पानी। तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड के तौर पर बर्फ में, लिक्विड के तौर पर पानी है, और वाष्प बन जाए तो गैस होगा। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या? इसका डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर भाई। यही बात इसमें कही गई है, तीनों अवस्था में विद्यमान होता है, टेम्परेचर घटा बढ़ा करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा है? तो 287 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सुना होगा। 1s 2s 2p 2s 2 3p 3p6 आपने सुना होगा। तो ध्यान रखना, इसका क्या होता है? 287 होता है क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो मैंने अभी बताया शायद, ऑस्टियोलॉजी ओसिन प्रोटीन होता है इसके अंदर, कोशिका संरचना का, नाक का या आंख का, या फिर आंख का ऑप्थेमोलॉजी होता है ना। इसको हम राइनोलॉजी बोलते हैं। नाक का, कोशिका का क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। अस्थियों का जो कहलाएगा मेरे बच्चों, क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है? ओसिन प्रोटीन होता है, वहीं से निकला ओसिन या ऑस्टियोलॉजी। ठीक है जी। तो हड्डियों का अध्ययन क्या होता है मेरे बच्चों? ऑस्टियोलॉजी होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, मनुष्य के अंदर जो हड्डियां होती है वो 206 हड्डियां होती है ना। बच्चे के अंदर हड्डियां जो होती है 300 अबव होती है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पैलियोथ्रोपोलॉजी, या फिर एंथ्रोपोलॉजी, या फिर गायनोकोलॉजी। तो बच्चा ध्यान रखना है, गायनोकोलॉजी तो फीमेल से संबंधित है। गायनोकोलॉजिस्ट होती है फीमेल, है ना। फीमेल डॉक्टर जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं फीमेल का एक संबंधित पार्ट से संबंधित अध्ययन है ये। गायनोकोलॉजिस्ट होती है, डॉक्टर एमडी करती है इसके अंदर। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है भाई आपका पुष्पों के अंदर कह सकते हैं हम, ठीक है जी। और बच्चा ध्यान रखना, इसका आंसर होगा पैलियोथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव विकास का अध्ययन होता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा बच्चों भी। एक एंथ्रोलॉजी लॉजी से अध्ययन से जरूर एक क्वेश्चन आता है भाई आपके एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिस यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता मापन किया जाता है वो क्या होता है भाई? वेंचुरीमीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है, टैकोमीटर होता है, फिर बीटारोमीटर होता है। ध्यान रखना, वेंचुरीमीटर तो भाई पाइप के अंदर जो लिक्विड का बहाव जो होता है ना, लिक्विड का बहाव मतलब पाइप के अंदर जो भी तेल या ऑयल जो इस रफ्तार है उसको मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर। क्या होगा? दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। याद करने का तरीका यूज होता है, क्योंकि दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है
लैक्टिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो आपका दूध के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड जो थकान पैदा करने का काम करेगा। लैक्टिक एसिड एक मात्र एसिड होता है जो मनुष्य की बॉडी शरीर में थकान पैदा करने का काम करेगा। दूध, दही, छाछ में लैक्टिक एसिड होता है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जेनेटिक कोड की खोज कर, जेनेटिक कोड जो कौन है उसको खोज करता है, लुईस पास्चर है, लन्नेक है, या फिर हरगोविंद खुराना, फिर हार्वे हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है, इसके राइट आंसर जो होगा विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण है, किसके हैं, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र के तो भाई आपके विलियम हार्वे हैं। इसके राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कहा जाता है। लुईस पास्चर जो है भैया वो तो शायद रेबीज के खोजकर्ता के कहे जाते हैं, लुईस पास्चर। राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, सी राइट आंसर होगा। यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक आपका एग्जाम होगा, तब तक प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इसके साथ हम आपको टॉपिक भी कराएंगे। चलिए, आपको यदि कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको वही टॉपिक समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, 16 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 9 ग्राम, 10 की पावर 12 ग्राम, 10 की पावर 15 ग्राम। राइट आंसर होगा भैया 10 की पावर -12 जो ग्राम होता है 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई साहब। रेशो वाली चीज़ है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, वन बैरल, एक बैरल में कितना लीटर होता है। बैरल जो होता है मेरे दोस्तों ये लीटर पानी को मापने का काम करेगा, मतलब कि पानी की बहुत ज़्यादा जब क्षमता होती है उसको मापने का काम करता है, पानी को मापने का। लीटर मापा जाता है, 159 लीटर होता है, 169 लीटर होता है, 149 लीटर, 109। तो एक बैरल में जो होता है भैया 159 लीटर होता है। तो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को छोड़ा जाता है तो वहाँ कहता है भाई इतने इतने लाखों टन बैरल पानी को छोड़ा गया, क्योंकि एक बैरल में कम से कम कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होता है भाई, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है, बस में प्रेसरी डेस्क पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता है, क्यों भैया। जो प्रेसरी डेस्क होता है आगे जो सामने वाला होता है उस पर क्यों नहीं खड़ा होने दिया जाता है, क्योंकि बस का आयतन बढ़ जाता है, बस का भार बढ़ जाता है, बस का संतुलन खराब हो जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना, बस का आयतन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है संतुलन खराब हो जाएगा, ठीक है जी। इसी वजह से उसको वहां पर यात्रियों को खड़ा होने नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, एक अश्व शक्ति ऊर्जा बराबर होती है, अश्व शक्ति को बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या होता है आपने सुना होगा, एक एचपी, एचपी का आपने सुना कितने एचपी का है ना, कोई भी ट्रैक्टर होता है वगैरह वगैरह, हॉर्स पावर मापी जाती है। हॉर्स पावर शक्ति पावर का है यूनिट होती है। ध्यान रखना मेरे बच्चा, 736 वॉट होता है, 748, 756, 746 वोट। तो सबको पता होगा एक एचपी बराबर होता है, एक एचपी जो होता है एक हॉर्स पावर बराबर होता है कितने होता है, 746 वॉट के। क्योंकि भाई शक्ति की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वॉट होती है भाई, ध्यान रखना है। और शक्ति एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, 20वां क्वेश्चन है। कहता है पलम पुंडिंग मॉडल जो है प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड के नाम से रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, बोर का मॉडल है, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्या हो, तरबूज का मॉडल इन्होंने दिया था, तो आपके क्या है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो बीज थे उसको दिया था। ध्यान रखना थॉमसन का मॉडल है। जे थॉमसन व्यक्ति होते हैं, नाम का नाम था पूरा इनका जे थॉमसन। जे थॉमसन ने भैया इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कहे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता इनको ही कही जाता है। ध्यान रखना इन्होंने पलम पुंडिंग मॉडल को दिया था भाई। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या, थॉमसन का मॉडल, बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन था जॉन डाल्टन जो थे, परमाणु सिद्धांत है, परमाणु परमाणु के खोजकर्ता, परमाणु या एटम के खोजकर्ता जो कहे जाते हैं वो जॉन डाल्टन कहे जाते हैं। भैया परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये बात कही थी। या फिर परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। या फिर आपका उन्होंने ये कहा था कि भाई भिन्न तत्वों के परमाणु समान गुण वाले होते हैं। या फिर भैया रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट हो जाते हैं। जल्दी से बताइए क्या होता है। डाल्टन के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, डाल्टन के अनुसार क्या कहा था डाल्टन ने भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए भाई, क्या जवाब होगा। चलिए फिर बच्चों, आया समझ में भाई। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा परमाणु का अविभाज्य, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। ये किसने कहा था भाई, जॉन डाल्टन ने कहा था। परमाणु जो है एटम होता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, परंतु फिर भी ध्यान रखना है परमाणु को बांटा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। परंतु डाल्टन ने जब कहा था तो उन्होंने कहा भी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल में घुलनशील भस्म, मतलब जल में घुलनशील बेस कौन सा होता है, सभी को पता है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। बच्चा ध्यान रखना, जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं और जो OH नेगेटिव आयंस देने का काम करते हैं
OH नेगेटिव आयंस देने का जो काम करते हैं मेरे बच्चा, ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा? OH नेगेटिव वो होते हैं क्षार। जल में घुलनशील भस्म होते हैं तो भस्म को एक क्षार ही तो कहा जाता है भस्म को। ध्यान रखना, OH नेगेटिव आयंस देने का काम करेंगे। और स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, प्लस में चिपचिपे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या राइट आंसर बनता है भाई? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, डॉल्फिन किस वर्ग का है? डॉल्फिन आपने सुना होगा, डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन एक मछली है, तो किस वर्ग में आती है? पिसेज है, एवीज है, मेमलिया है, या फिर एम्फीबिया है? तो बच्चा ध्यान रखना है, ये मेमलिया वर्ग से होता है, मेमलिया होता है, एम्फीबिया तो नहीं कह सकते, एम्फीबियन होता तो राइट आंसर होता। मैमल्स बोलते हैं, स्तनपाई जीव होता है, ध्यान रखना है, स्तनपाई जीव के अंदर आता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों मेमलिया, हमको तो मेमलिया वर्ग में आता है, मेमल्स जो होते हैं उनको बोला जाता है। बच्चा ध्यान रखना, एम्फीबियन जो होते हैं उभयचर होते हैं, जो आपके क्या होते हैं भाई, आपके पानी पर रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। तो राइट आंसर होगा मेमल्स होते हैं, स्तनपाई जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनको स्तनपाई जीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भाई, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन का क्रमशः निम्नलिखित समूह प्राप्त कीजिए भाई। इससे तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स, किसी खाने से कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए एक सीरीज में, फिर उससे प्रोटीन, फिर उससे विटामिन। अन्य से भाई, तो आपको पता है भाई, खाने से जो आपका चावल खाएं, गेहूं खाएं, दाल खाएं, दाल नहीं गेहूं चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा भैया। जो भी आपकी दाल वगैरह उनसे प्रोटीन मिलता है, और विटामिन जो होता है आपके किससे मिलता है? मूली से, टमाटर से, फल से, फ्रूट से, जितने भी होते हैं आपको मिलता है। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ए, क्योंकि भाई अन्न से जो आपका खा रहे गेहूं या चावल आप खा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जो मिलता है दालों से, और बच्चा ध्यान रखना विटामिन मिलता है हरी सब्जियों से। आप सब्जियों में आपको क्या हो सकता है? मूली हो सकता है, गाजर होता है, ये सभी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितना दूध पीना चाहिए? तो कितना दूध पीना चाहिए भाई साहब एक व्यक्ति को प्रतिदिन? 250 ग्राम, 260 ग्राम, या 270 ग्राम, या 280 ग्राम? ये तो भैया नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। चलिए, राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ध्यान रखना है, 280 ग्राम। क्या होगा? एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितना दूध लेना चाहिए? 280 ग्राम लेना चाहिए, जिससे उसके शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लेजर किरणों के अन्वेषक कौन है? लेजर किरणों का खोजकर्ता कौन है? थॉमसन है, चार्ल्स स्टाइन्स है, या फिर चार्ल्स बेयर्ड है, या फिर आपका रदरफोर्ड है? तो सभी को पता होगा रदरफोर्ड किसके खोजकर्ता कहे जाते हैं भाई? ये कहे जाते हैं भाई, ये परमाणु के केंद्र के खोजकर्ता कहे जाते हैं, ध्यान रखना है। चार्ल्स बेयर्ड है, आपको पता होगा, इसके खोजकर्ता कहे जाते हैं। और चार्ल्स स्टाइन्स है बच्चे, इसका राइट आंसर होगा क्या? चार्ल्स स्टाइन्स जो है लेजर किरणों के खोजकर्ता कहे जाते हैं। थॉमसन है, जे थॉमसन किसके कहे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भाई कहता है कि यदि बल F किसी वस्तु पर लगने वाले v वेग द्वारा प्राप्त होता है तो शक्ति का मान क्या होगा? बेटा राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों फोर्स गुना क्या होगा मेरे बच्चों? वेलोसिटी होगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा, फोर्स गुना वेलोसिटी, मतलब बल गुना वेग होगा। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्म मतलब वही क्षार, और मैंने अभी बताया था ये कौन सा होता है, तो ध्यान रखना है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, या फिर OH पॉजिटिव आयंस। तो ध्यान रखना बच्चा, OH नेगेटिव आयंस देने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं मेरे बच्चा? क्षार करते हैं, मतलब बेस करते हैं। और H पॉजिटिव आयंस जो करते हैं भैया वो क्या करते हैं? एसिड होते हैं भाई, जल के साथ अभिक्रिया करके। एसिड को अम्ल बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं? क्षार बोला जाता है। क्षार का पीएच वैल्यू होता है 7 से 14, और अम्ल का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 0 से लेकर 7 से पहले तक। 7 नहीं होता, प्रॉपर 7 जो होता है उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने करी थी? सिम्पसन ने, सीले ने, फ्लेमिंग ने, या फिर हैरिसन ने? बच्चा ध्यान रखना, सिम्पसन जो हुए हैं वो क्लोरोफॉर्म की खोज करता हुए हैं। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट, कहता है 30, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि को बोलते हैं मेरे बच्चों क्या चीज? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है भाई मेरे बच्चों जिसकी कोई निश्चित दशा होती है। मैग्नीट्यूड होगा मतलब परिमाण होगा, साथ साथ में कोई निश्चित दशा होगी, तो सदिश राशि होती है। तो संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है, तो बच्चा ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, सदिश राशि होती है। संवेग, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम फॉर्म होता है P = mv, मतलब द्रव्यमान गुना क्या होता है? वेग। इसका फॉर्मूला है किसका मेरे बच्चों? ये आपके संवेग का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर पूरा व्यय आ जाए। ये मेरे द्वारा बनाई हुई लॉजिक है, जिसमें लगभग पूरा व्यय आ रहे हैं, वो आपकी सदिश राशि होती है, एक विद्युत धारा को छोड़कर और एक घनत्व को छोड़कर, इसमें पूरा व्यय आ रहा है। इनके अंदर तो ये नहीं होती सदिश राशि, बाकी की जिसमें पूरा व्यय आ रहा है, जैसे बल में वेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग, कोणीय आवेग, कोणीय संवेग, या फिर हम कह सकते हैं भाई साहब भार, और इसके साथ साथ घुरत्व, ये सभी कैसी होती है? सदिश राशियां होती है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 है, हॉर्स पावर मैंने बता ही दिया था, एचपी जो वगैरह होता है। एचपी क्या होता है मेरे बच्चों? तो घोड़िक शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, इनमें से कोई तो सभी को पता, शक्ति का मात्रक होता है मेरे बच्चों हॉर्स पावर। और शक्ति का ऐसा यूनिट जो हम बात करते हैं वो क्या होता है मेरे बच्चों? वॉट होता है, ध्यान रखिए भाई। चलिए कहते हैं ना कितने वॉट, हाँ कितने वॉट का बल्ब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32, वायु की प्रकृति के अनुसार पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो किस रंग के साथ चमकते हैं भाई? तो क्या होता है उसमें? तरफ होता है, तरल हम इसको कहेंगे, ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है, प्लाज्मा। तो बच्चा ध्यान रखना है, प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की कौन सी स्टेट होती है? चौथी अवस्था है ना? पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था होती है। तो भैया चमकने का काम करेगी, सबसे ज्यादा इसके अंदर हीट होती है, प्लाज्मा। सूर्य भी इस प्रोसेस पर काम करने का काम करेगा, जो सूर्य जलता है प्लाज्मा होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 33, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
बाह्य तक जो कक्ष होता है 12 जो कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी मेरे बच्चा, ध्यान रखिए K11 सेल होते हैं, 6 7 8 9, या ध्यान रखना 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अक्रिय गैस के बाह्यतम क्या होती है उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 8, क्योंकि इनर्ट गैसेज होती है भाई, इनर्ट गैस अक्रिय गैसेज जो होती हैं ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, इनका आउटर मोस्ट शेल जो फुलफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो आपको पता होगा बच्चा, अम्ल करेंगे, लवण करेंगे, क्षार करेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो लवण को तो हम बात करेंगे नहीं, अम्ल होते हैं एसिड, और मेरा बच्चा क्या होता है, क्षार जो होता है उसको बेस बोला जाता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए मेरे बच्चा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, राइट आंसर होगा जो लाल को क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो देखिए अबार एक लॉजिक होता है, अबार को हम क्या बोलेंगे, अबार का मतलब होता है एसिड, एसिड जो होते हैं वो ब्लू को कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो बच्चा यहाँ लाल को नीला किया जा रहा है, तो बच्चा ध्यान रखना ये होता है क्षार, क्या होते हैं क्षार। और अम्ल जो होते हैं, अम्ल एसिड, ए से एसिड होगा, बी से ब्लू होगा, सी से ब्लू होगा, आर से क्या होगा रेड। ये जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं, उल्टा होता है। चलिए, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, लाइकेन जो बना होता है वो कवक और शैवाल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, मतलब हु इज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जिसका वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण किया था जीव विज्ञान का। एंगलर है, लीनियस है, अरस्तु है, फिर थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, अरस्तु तो भाई जीव विज्ञान के पितामह है, अरस्तु को तो जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। वनस्पति का थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, वनस्पति का थियोफ्रास्टस को कहा जाएगा। परंतु ध्यान रखना लीनियस जो होता है, कॉल लीनियस को वर्गीकरण जनक कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा 35 का भी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिका के आकार आपा में विशिष्ट कार्य के लिए संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, या फिर प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान में। इसका राइट आंसर होगा मेरा कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत राइट आंसर नहीं होता भाई, क्योंकि गलत पूछा है, सही नहीं है, तो बिल्कुल इसका सही नहीं होगा। कौन सा बच्चा, आपका बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 कहता है मेरे बच्चों कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, 36.5%, 25%, 30% या फिर 15%। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना है 36.5% होता है मेरे बच्चों। चलिए, तो ये आपके लगभग 37 हमने क्वेश्चंस के, बड़े मजेदार क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको और भी कोई डाउट होता है किसी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।